करें स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी होली अच्छी रही होगी और सतर्कतापूर्वक आप रंगों के साथ खेले होंगे। अब हमें जो रंगों के साथ खेलना है वो एग्रोनॉमी और हमारे प्री पीजी के जो रंग चल रहे हैं उनके साथ हमें अपना तालमेल बिठाना है। और इस तालमेल की कड़ी के अंदर जो है आज हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक्स का जो है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम स्टेटिस्टिक्स का पढ़ चुके थे, ठीक है। और उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया था कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स कौन है, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है। और उसके बाद हमने स्टेटिस्टिक्स के कई टाइप्स जो हैं वो देखे थे। और इसके अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है या डाटा क्या होता है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा क्या है। गुड इवनिंग डियर पूर्वी, ठीक है। और इसके बाद हमने बात किया था कि डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे डाटा जो एक ऑब्जर्वर जो है वो ओरिजिनली डाटा को जो कलेक्ट करता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा जो है इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सेकेंडरी डाटा जो है वो जनरली प्राइमरी डाटा से लिए जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे अगर आपको कोई डाटा अगर आप कलेक्ट करते हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में हमें कम टाइम लगता है, ठीक है, कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ सेंसेस यानी जो जनगणना वाले जो डाटा होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में होंगे, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा? प्राइमरी डाटा। जितने भी सेंसस होते हैं, जितनी भी जनगणनाएं होती है, चाहे वो आपकी पशुपालन की जनगणना हो या एग्रीकल्चर की जनगणना हो, ठीक है, किसी भी चीज की जनगणना हो, वो सभी सेंसस जो है वो आपके प्राइमरी डाटा के पार्ट होते हैं, ठीक है। डाटा के अंदर हम बात कर रहे थे कि एक कंटिन्यूस डाटा होता है और एक डिसकंटिन्यूस डाटा होता है। इस थोड़े से क्लासिफिकेशन को मैं वापस आपको रिपीट करना चाहूंगा। लास्ट क्लास के अंदर हम जब डाटा की बात कर रहे थे तो डाटा को हम डिवाइड किए कि डाटा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है कंटिन्यूस डाटा, कंटिन्यूस डाटा, और एक होता है आपका डिसकंटिन्यूस डाटा। क्या है? डिसकंटिन्यूस डाटा। बच्चों डिसकंटिन्यूस डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डाटा भी कहा जाता है। जनरली मैंने आपको बताया था कि कोई भी डाटा जिसकी वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, उसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू जिसकी लिया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस डाटा। जैसे मान लो कि इल्ड पर प्लांट जो है, अगर हम बात करें इल्ड पर प्लांट जो है, मान लीजिए 5 प्लांट है, ठीक है, और इन 5 प्लांट की किसी की 2.2 आ रही है, किसी की 2.5 आ रही है या किसी की 3.1 केजी पर प्लांट आ रही है, तो ये हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं, बीच की वैल्यू हम ले सकते हैं। लेकिन मैं कहता कि एक फली के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन, क्या वर्ड यूज करते हैं? नंबर ऑफ ग्रेन। क्या नंबर ऑफ ग्रेन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1.1 ग्रेन? नहीं लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रेन या तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। तो इंटीजर वैल्यू जिसकी हम नहीं ले सकते हैं, जिसका हम बीच का फ्रैक्शनल यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस डाटा या डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। जिसकी हम बीच की वैल्यू ले सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू वी कैन मेजर, दैट इज नोन एज अ कंटिन्यूस डाटा। ये चीज क्लियर है? अब इस कंटिन्यूस डाटा को भी अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डीप में पढ़ोगे तो दो प्रकार का होता है, एक एक्सक्लूसिव मेथड है और एक इंक्लूसिव मेथड है। कौन सा है? एक्सक्लूसिव मेथड। और एक होता है आपका इंक्लूसिव मेथड। जनरली मान लीजिए कि जैसे कई सारे डाटा थे, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि कई सारे डाटा है कि 2, 5, 8, 10, 15, 16, 17 या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या और भी कई सारे डाटा हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कोई 0 से 5 के बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है, 5 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं, 10 से 15 के बीच में कितने आ रहे हैं, और 15 से 20 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। क्या आंसर बोलते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है, ठीक है। जबकि एक यहां पर ये होता कि 0 से 5 कितने आ रहे हैं, फिर 6 से 10 कितने आ रहे हैं, फिर 11 से 15 कितने आ रहे हैं, फिर 16 से 20 कितने आ रहे हैं। मतलब देखिए यहां पर जो है फर्स्ट वाली जो लाइन है, उस फर्स्ट वाली लाइन की जो लास्ट वाली वैल्यू है यानी जो अपर वैल्यू है, और सेकंड वाली की जो फर्स्ट वैल्यू, उन दोनों में क्या है? अंतर है। तो इस प्रकार के मेथड को हम बोलते हैं इंक्लूसिव डाटा। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव मेथड। जनरली आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा
ये वर्ड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है राजस्थान पीपीजी और डब्ल्यू के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिस्टिक्स से इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो जनरली आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में, ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं और उसके बाद हमारी इस क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी के अंदर एक आपने वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं वेरिएट। वेरिएट, वेरिएट की बात करते हैं तो वेरिएट का मतलब क्या है? अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आप फील्ड में गए और फील्ड के अंदर कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, लेकिन आपने प्लांट्स के अंदर केवल और केवल एक ही ऑब्जर्वेशन लिया है और वो ऑब्जर्वेशन लिया है प्लांट हाइट का। किसका? प्लांट हाइट का। तो यानी जब हम केवल और केवल एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उस एक ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएट। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि वेरिएट का मतलब क्या है? वेरिएट का मतलब ये है कि जो गिवन पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में केवल और केवल जब हम एक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं या एक ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वेरिएट कहा जाता है। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ वेरिएट। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड वर्ड आता है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमने 20 या 100 प्लांट लिए। कितने लिए? 100 प्लांट। और 100 प्लांट के अंदर हमने क्या देखा? प्लांट हाइट को देखा। तो ये तो क्या कहलाया? वेरिएट। लेकिन उन प्लांट के अंदर वेरिएशन था कि भाई किसी की तो हाइट जो है 5 सेंटीमीटर आई, किसी की 10 सेंटीमीटर आई, किसी की 15 सेंटीमीटर आई, किसी की 20 सेंटीमीटर आई। तो ऐसे हम याद नहीं कर सकते, तो हम इनको क्या करते हैं? स्टडी करने के लिए इनको ग्रुपिज्म करते हैं, इनको ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप में समराइज करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। जैसे कि 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कितने प्लांट्स थे, या फिर 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में कितने प्लांट्स थे। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास डाटा था उस डाटा को हमने समराइज कर दिया और समराइज करने के उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन इज द समराइजेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा हमें गिवन होता है उस डाटा का समराइजेशन करना, उसको एक समराइज फॉर्म में लाना, उसको ग्रुप फॉर्म में लाना, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। बच्चों पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब इंडिविजुअल्स का यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें राइस, ठीक है, तो राइस के कुछ प्लांट्स अगर मान लीजिए सेम है तो वो क्या हो जाएगी? राइस की पॉपुलेशन हो जाएगी। दैट इज क्लियर। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर ह्यूमंस के बीच में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। तो पॉपुलेशन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन के बाद में एक वर्ड आता है सैंपल। क्या आता है? सैंपल। अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। एक छोटा प्रारूप जो है, अ स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल कहा जाएगा। जैसे मान लो 20 राइस के प्लांट है जिनकी हाइट सेम है, तो उस 20 प्लांट में से अगर हम एक पौधा ले लेंगे तो हमारे लिए क्या हुआ? सैंपल का काम करेगा। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है कुछ मेजरली अगर मैं कहूं तो स्टेट को हम 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेटिस्टिक्स के अंदर कुछ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर एक सेंट्रल टेंडेंसी है, एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। फिर हम कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ हाइपोथेसिस होगी, कुछ डिजाइन्स होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को, फिर टेस्ट को, फिर हाइपोथेसिस को और फिर डिजाइन को। डिजाइन जैसे कि कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन या फिर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। तो इन सबको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग डियर विजय। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी या इसको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। जनरली बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का तात्पर्य यह है कि हमें जब कई सारे डाटा दिए हुए होते हैं तो उन डाटाओं में से हम एक वैल्यू को लेते हैं और वो वैल्यू क्या करेगी? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि मैं कहूं कि 100 राइस के प्लांट थे, 100 राइस के प्लांट में से हम
उनकी प्लांट की हाइट को डिनोट करना चाहते हैं। तो प्लांट की हाइट को डिनोट करने के लिए हम एक वर्ड ले रहे हैं भाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है कि जितने भी राइस के प्लांट थे उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि सिंगल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल ग्रुप इज नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, अ वैल्यू that represent होल ग्रुप, जो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। क्लियर है? सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं सीटी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है आपका एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल, एक है आपका नॉन मैथमेटिकल। एल्जेब्रिक के अंदर जो है याद रखना है, इस एल्जेब्रिक के अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर जो है जनरली हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, और मीन जो है वो तीन प्रकार का हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। सेकेंड हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन, और थर्ड हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन आता है, मीन आता है। और मीन कौन कौन से, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके बाद में अगर हम नॉन मैथमेटिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका मीडियन एंड मोड। कौन कौन आता है, मीडियन आता है और आपका मोड आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम डिटरमाइन कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। एक कौन सा मेथड है, एल्जेब्रिक, और एक कौन सा है आपका नॉन मैथमेटिकल। एल्जेब्रिक को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल। नॉन मैथमेटिकल में कौन कौन आता है, मीडियन और मोड आता है। ठीक है, जबकि एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल में कौन आता है आपका, मीन आता है। मीन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन सा, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच वन इज अ नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो तीन तो ये ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक आपको मीडियन दे दिया जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसका, मीडियन। या तीन ये दे दिया जाएगा, एक मोड दे दिया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, मोड। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद में हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक मेथड या मैथमेटिकल मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एल्जेब्रिक मेथड, या इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सीटी। सीटी का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, मीन के बारे में। तो इसके अंदर हम करते हैं मीन, और मीन के अंदर हम जो फर्स्ट मीन बात करेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या है, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, बचपन में कभी अगर आपने गणित पढ़ा होगा तो गणित के अंदर ऐसा लिख दिया जाता था कि जैसे 2 3 4, तीन वैल्यू आपको लिख दी, एक 2 है, 3 है और 4 है। इन तीनों वैल्यू को आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज किससे निकालते हो कि 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 3। तो इस वैल्यू का एवरेज जो है वो कितना आया, 3 आया। ये चीज होती है। अब जनरली हम अर्थमेटिक मीन की एग्रीकल्चर में अगर बात करते हैं, जैसे बच्चों मान लो आप जब रिसर्च करोगे और एमएससी का जब आप ट्रायल लगाते हो तो आपको कई सारा ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ते हैं और स्टेटिस्टिक्स बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए हम एक फील्ड की बात करते हैं, इस फील्ड के अंदर आपने लगा रखा है वीट। क्या लगा रखा है, वीट।
अब वेट की आपको जो है ऑब्जर्वेशन लेनी है उसकी प्लांट हाइट की, किसकी लेनी है, प्लांट हाइट की। अब प्लांट हाइट की ऑब्जर्वेशन अगर आपको लेनी है, प्लांट हाइट, तो आप क्या करोगे, पूरे फील्ड में एक एक प्लांट का तो हाइट मेजर नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कुछ प्लांट को सेलेक्ट करोगे, उन प्लांट के आप जो है वो लोगे। जैसे मान लो हमने यहाँ 6 प्लांट लिए, इसकी मान लीजिए जैसे 2 मीटर आई, वैसे 2 मीटर नहीं होती, हम कंसीडर कर रहे हैं 2 मीटर आई, इसकी 3 मीटर आई, इसकी 4 मीटर आई, इसकी 5 मीटर आई, इसकी 6 मीटर आई और इसकी 7 मीटर आई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे फील्ड के अंदर प्लांट की हाइट एवरेज कितनी है। तो हम जनरली क्या करेंगे, 2 + 3, क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है, यही करेंगे। और कितने प्लांट हमने लिए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ प्लांट कितने थे हमारे पास, 6 थे। तो इसको किससे कर देंगे डिवाइड, 6 से कर देंगे। देखते हैं, तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 24। अगर इसको करते हैं तो 7 चौको 28, ठीक है। और इस तरीके से 4.73 जो है आपकी क्या आएगी, एवरेज प्लांट हाइट आएगी। यानी अगर पूरे फील्ड में देखें तो एवरेज प्लांट हाइट कितनी है आपकी, 4.73 है। तो स्टैटिस्टिकल टूल जो है हमारे फील्ड के अंदर मेजरमेंट के अंदर हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और उनके अंदर मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है उसका नाम क्या है आपका, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन है। क्लियर है। तो अर्थमेटिक मीन जो है इसके बारे में हम पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? चलिए पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं, फिर एक साथ उन पॉइंट्स को हम समझेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहां पर मेंशन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि इसको एक्सप्रेस करते हैं या इंडिकेटेड बाय। जैसे आपने देखा होगा, मोलरिटी लिखते हैं तो कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलिलिटी लिखते हैं तो स्मॉल एम से शो करते हैं। तो इसको इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेट बाय एक्स बार। कहीं भी अगर आपको इस तरीके की इंडिकेशन मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, तो उसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रल टेंडेंसी है। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या बताता है, एवरेज वैल्यू को क्या करता है, बताने का काम करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो मेनली इसका इंपोर्टेंस जो है क्या है, मेनली प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस इसका है, ठीक। आगे हम बात करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन, तो वहां पर भी ये हेल्प करता है। और हेल्प इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अभी मैं बताऊंगा कोरिलेशन रिग्रेशन क्या होता है, पहले आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। अर्थमेटिक मीन कहीं भी अगर लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या है, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, शॉर्ट में एक्स बार से। मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेकंड है, ये किसको बताने का काम करता है, एवरेज वैल्यू को बताने का काम करता है। मेनली इसका क्या इंपोर्टेंस है, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ही रखता है। किसमें सहायता करता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में सहायता करता है। यहां तक समझ में आया? अभी हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद में मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको लिखा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट फैक्ट है एडिशन और सबस्ट्रेशन, या इसको हम बोल सकते हैं एडिशन और सबस्ट्रेशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, घटाना। यदि किसी वैल्यू में हम जितना जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है, एक बार बता रहा हूं फिर हम इसको समझेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीज
or decrease much times. थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, algebraic sum of the deviation from arithmetic mean is 0. इसके नीचे एक ऐसा भी लिखना, समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. आपको कोई दिक्कत नहीं अगर ये याद नहीं हो रहा है तो अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से सारा ये कवर हो जाएगा. इसके बाद में algebraic sum of the square of division, algebraic sum of square of division from arithmetic mean is मिनिमम. ठीक है, समेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर मिनिमम, ठीक है. और इसके बाद में एक बार यहाँ पर ये लिख लेना, x बार बराबर जो है समेशन x अपॉन n. ठीक है, और जहां पर वह है n इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड समेशन x इज द सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज. ठीक है, एक बार सब लोग जो है वो बोर्ड पर देखना, बली से बाद में लिखना ना, एक बार सब बोर्ड पे देखिए. हमने आज की इस क्लास को सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट किया. सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंटर को, यानी एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी दो तरीके से, मैथमेटिकल या फिर आपका नॉन मैथमेटिकल. मैथमेटिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि बीए के बाद क्या करते हैं? एमए करते हैं. यानी जो मैथमेटिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक. ठीक है, इसके बाद में एक होता है आपका नॉन मैथमेटिकल. नॉन मैथमेटिकल में दो आता है, एक मीडियन आता है और एक मोड आता है. मैथमेटिकल के अंदर मीन आता है. मीन भी तीन प्रकार का है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अर्थमेटिक मीन के बारे में. अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप के एवरेज वैल्यू को बताने का काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन. और उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से. एक्स बार बराबर क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन. एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. समेशन एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यू. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, 2, 3 और 4, तो ये तो क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन हो गई. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो कितनी हो रही है? 3 हो रही है. समेशन की बात करते हैं तो समेशन कितना हो जाएगा इनका? 4, 3, 7 और 9 हो जाएगा. तो 9 तो क्या हो गया आपका? ये हो गया. एन कितना हो गया आपका? 3 हो गया. 9 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? 3. 3 क्या आ जाएगा आपका? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा. यहां तक क्लियर है? इसके बाद हमने कहा कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार डाल के इसको याद रखना है. एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है, मेनली प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस है और हेल्प इन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. यहां तक पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में हमने ये 4 पॉइंट्स लिखा है. आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा दिया? ठीक है, हमें तो ये याद नहीं होंगे. याद कैसे करना है मैं बताता हूं. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें प्लांट हाइट हमने लिया. क्या लिया? प्लांट हाइट. और हमने जो है 3 प्लांट की ऑब्जर्वेशन ली. एक प्लांट की ऑब्जर्वेशन हमें मिली कितनी? 2 मीटर. दूसरे की मिली 3 मीटर और थर्ड की मिली हमें 4 मीटर. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन. हमें क्या कैलकुलेट करना है? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स बराबर जो है क्या होता है? एन होता है. किसका फॉर्मूला है ये? अर्थमेटिक मीन का. एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है?
3 है। कितनी है? 3 है। तो n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? n बराबर 3। उसके बाद में समेशन x की बात करते हैं। समेशन x का मतलब क्या है? इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल वैल्यू, यानी x इसे कहा जाता है। ये x1, ये x2 और ये क्या होता है? x3। समेशन x का मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2 प्लस 3 प्लस 4, ये टोटल कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में लिखते हैं x बार बराबर लिखते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे लिए जो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों? 3 आई है। कितनी आई है? 3 आई है। यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद में आपको एक वर्ड याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब यहां पर एक वर्ड मैंने आपको लिखाया था, एक लाइन मैंने आपको मेंशन की थी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। केवल ये दो वर्ड याद रखो। ठीक है, मान लो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू थी वो कितनी थी? 2, 3 और 4 थी। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। अगर मान लो इनके अंदर मैं क्या ऐड करता हूं? प्लस 2 ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं? प्लस 2। कि जैसे यहां भी प्लस 2 ऐड किया, यहां भी प्लस 2 ऐड किया, यहां भी प्लस 2 ऐड किया। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पहले ही एक बोल देता हूं कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो जो पहले आपका अर्थमेटिक मीन आ रहा था उसमें भी आपको क्या ऐड करना है? 2। यानी यहां पर जो मेरा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5। मैंने इसको सोल्व किए पहले ही बता दिया कि कितनी आएगी? 5। जब हमने इसको सोल्व किया था पहले, तब हमारी कितनी आ रही थी? 3 आ रहा था। कितना आ रहा था? 3। लेकिन गिवन वैल्यू के अंदर यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो मेरा जो अर्थमेटिक मीन है उसमें भी क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। जैसे कि एक बार चेक करें कि वाकई में मैं सच बोल रहा हूं क्या। चलिए देखते हैं। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 4 2 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अगर इन सबको हम जोड़ते हैं यानी समीशन x करते हैं तो 4 5 कितने होते हैं? 9। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 है। तो 15 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करेंगे तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। आया 5। इसका मतलब जितना आप जोड़ोगे वैल्यू में उतना ही आपको कहां पर जोड़ना पड़ेगा? अर्थमेटिक मीन के अंदर। समझ में आया क्या? जितना आप वैल्यू के अंदर जोड़ते हो तो उतने ही जो है आप अर्थमेटिक मीन में जोड़ देना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और चीज है कि अगर मान लो मेरा तो मन था कि यहां पर जो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, इसमें से मैं तो 2 माइनस करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? 2 माइनस। तो -2 -2 -2। अगर यहां -2 किया तो कितना बचेगा? 0। यहां कितना बचेगा? 1। यहां कितना बचेगा? 2। यहां पर पहले जो है ये वैल्यू जो है वो कौन सी चल रही है? जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। और इनके लिए एक्स बार की वैल्यू जो है पहले कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। इसकी भी पहले कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। लेकिन मैंने यहां पर 2 घटाया तो इसमें भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। यानी मेरा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने इसको सोल्व किए पहले ही बता दिया। कैसे? 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जितनी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में आप जितना घटाओगे उतना ही आपकी जो एक्स बार की वैल्यू उसमें भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें जितनी वैल्यू आप ऐड करोगे तो उतनी ही वैल्यू आपकी किस में ऐड हो जाएगी? एक्स बार में हो जाएगी। यानी जो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया बच्चों, एक बार इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना, इंक्रीज और डिक्रीज सेम क्वांटिटी इन एक्स बार, इन एक्स बार। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्या कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे दे दिया जाएगा। यदि एक्स बार की वैल्यू, यदि एक्स बार की वैल्यू में या फिर जो गिवन वैल्यूज है उन गिवन वैल्यूज के अंदर आप जितना जोड़ते हो तो उतना ही किस में जुड़ जाएगा? एक्स बार में जुड़ जाएगा। या जितना घटाते हो तो उतना ही किस में घट जाएगा? एक्स बार में। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार जो ऑनलाइन बच्चे हैं सारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया नहीं आया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ये उस कंडीशन का क्वेश्चन है जहां कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर लेवल बहुत ज्यादा अप कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार बताइए बच्चों। चलिए, मोहित मीना आया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लाइन को आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, चलिए
मान लो वापस मैं वैल्यू लिखता हूं 2, 3 एंड 4। अगर मैं इसको सोल्व करता था तो x बार की वैल्यू कितनी आती थी बताइए, कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। कितनी आती थी, 3। अब मान लो मैं चाहता हूं कि जो ये वैल्यू मुझे दे रखी है, जो ऑब्जर्वेशन मेरे को दे रखी है, इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 4। 3 को 2 से करोगे तो कितना जाएगा, 6। 4 को 2 से करोगे तो कितना जाएगा, 8। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 और 2 4 कितने हो गए, 18। यही हुआ। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। मैंने कहा कि यदि आप गिवन वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x बार की वैल्यू से भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6। मैंने पहले बिना सोल्व किए पहले बता दिया, यदि आप इंडिविजुअल वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x बार की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो समेशन x बराबर n, तो समेशन x कितना आया, 18। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 3 थे। कितना आएगा, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज के अंदर यदि आप जितने गुना आप मल्टीप्लाई करोगे या जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से जो आपकी पहली जो वैल्यू दे रखी है, पहले जो आपने x बार निकाल रखा है उसमें भी उतने से ही क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आई समझ में ये चीज। अब एक और चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि मान लो बच्चों मेरा मन था कि नहीं, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है और मेरे को क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। क्या करना है, डिवाइडेशन। जैसे मान लो 2, 3 और 4 मेरे को दे रखा है, मैं इनके अंदर सबके अंदर जो है वो भाग दे रहा हूं 2 का। किसका डिवाइडेशन कर रहा हूं, 2 का। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि जो x बार की वैल्यू पहले 3 दे रखी थी, अगर आपने इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर 2 का भाग दिया है तो आपकी जो x बार की वैल्यू आएगी उसमें भी जो है 2 का भाग वाली वैल्यू ही आपका आंसर होगी। बिना सोल्व किए हमने बता दिया। एक बार देखो कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। समेशन x देखिए, समेशन x कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी कितना हो गया, 4.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1.5 आती है। कितनी आती है, 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी गिवन वैल्यूज है, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि गिवन वैल्यूज जो है उन गिवन वैल्यूज में आप जिससे जोड़ोगे, जिस वैल्यू से जोड़ोगे, मान लो जैसे a से आपने जोड़ा तो आपके जो x बार है उस x बार में भी आपको उतना ही जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए गिवन वैल्यू में आप किसी b से अगर माइनस करते हो, b वैल्यू अगर माइनस करते हो तो x बार में भी उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप c से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके x बार को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप d से डिवाइड करते हो तो x बार की वैल्यू को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, d से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो आपको 2 पॉइंट मैंने लिखा है, एक बार इन दोनों पॉइंट को आप देखिए। इन दोनों पॉइंट को देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, इंक्रीज जो बढ़ा देता है मच टाइम्स, उतने ही गुना टाइम। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडिविजुअल वैल्यू को तो जो आपकी एक्स बार की वैल्यू थी वो भी उतने गुना क्या हो गई, बढ़ गई। डिवाइड डिक्रीज और डिक्रीज मच टाइम्स, 2 से डिवाइड आपने इंडिविजुअल वैल्यू को किया था तो आपकी एक्स बार वैल्यू भी उस 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कितना है आपका, 1.5 आया। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज ऑप्शन या विच वन इज स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन। वहां पर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन डिक्रीज और इंक्रीज मच टाइम, इसको उल्टा भी कर दिया जा सकता है। या एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, या डिक्रीज और इंक्रीज सेम क्वांटिटी। आपको सिंपल भाषा में 2 पॉइंट याद रखना है, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, अर्थमेटिक मीन के ये कहानी है कि गिवन वैल्यू के अंदर आप जितने से जोड़ोगे उतना ही आपका किसमें जुड़ जाएगा, एक्स बार वैल्यू में। जितने से घटाओगे उतना ही किसमें कम हो जाएगा, आपके एक्स बार में। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही गुना आपका क्या बढ़ जाएगा, एक्स बार। जितने से डिवाइड करोगे उतना ही जो आपका एक्स बार वैल्यू पहले आया करता था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? मोहित, पूर्वी, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? क्या यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद में एक वर्ड लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। क्या लिखा हुआ है,
एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कॉम्प्लेक्स आप हमें कहानी सुना रहे हो। इसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास 3 वैल्यू थी, 2, 3 और 4 वैल्यू थी। इसका अगर हम समेशन एक्स देखें बच्चों, तो समेशन एक्स कितना रहा था 9, एक्स बार कितना रहा था 3, एन नंबर बराबर कितना था 3, यही था। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए डेविएशन, यहां पर डेविएशन किससे ले रहे हैं हम, अर्थमेटिक मीन से। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना। क्या होता है, माइनस करना। यानी जो x माइनस एक्स बार जो है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोला जाता है, डेविएशन। यहां पर देखिए मैंने लिखा है x माइनस एक्स बार, समेशन x माइनस एक्स बार को हम क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहां पर पहले तो हम देखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार। x क्या है आपके पास में 2 है, x बार कितना है आपके पास में 3 है, तो 2 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1, 3 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 0, 4 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 1। क्या प्लस 1 से माइनस 1 कट सकता है, क्या कट सकता है। ये क्या है आपका 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। इसका मतलब कि अर्थमेटिक मीन से अगर आप डेविएशन करते हो तो वैल्यू क्या आती है 0। ये इस पॉइंट की कहानी है। क्या लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक सम, मतलब गणित रूप से जो हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, किसको, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। किससे डेविएशन करना है, किससे माइनस करना है, अर्थमेटिक मीन से, तो वैल्यू क्या आती है 0। समझ में आया। इसके बाद लिखा हुआ है एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी जो आपने डेविएशन निकाला है उसका यदि आप स्क्वायर कर देते हो और उसको सम करते हो, जोड़ते हो, तो वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। यानी जो अर्थमेटिक मीन आपका आ रहा था उससे कम वैल्यू आएगी। जैसे कि एक बार हम देखते हैं, अब यहां पर हमने निकाला था ये, सॉरी, ये तो हमारा क्या था, डेविएशन था, ये तो हमारा क्या था, डेविएशन था। ठीक है, अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो x माइनस एक्स बार है, ठीक है, x माइनस एक्स बार है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी 2 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का है, क्योंकि माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अगर यहां पर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है। अगर इसको जोड़ोगे तो क्या आता है, 2 आता है। ये हमने यहां पर क्या किया है, समेशन किया है। और किसका समेशन किया है, x माइनस एक्स बार का समेशन किया है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके 2 आ रही है। 2 जो है वो किससे छोटा है, x बार से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन लेते हैं और उस डेविएशन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा मिनिमम आती है। किससे मिनिमम आती है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन था। यहां तक समझ में आया। तो ये आपका 4th पॉइंट की कहानी है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इस क्या है, मिनिमम है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज, होता है 0 होता है, मिनिमम होता है, हायर होता है, या सारे सही है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार का होता है, मिनिमम। जबकि केवल समेशन, स्क्वायर डिवीजन नहीं, केवल समेशन, वो क्या होता है आपका 0 होता है। यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक। एक बार जो है आप ये कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कवर अप करेंगे। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करना। हाँ, यहां तक ये वाला मत करो आप, यहां से कंटिन्यू करो। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लिखना है ना, पॉपुलेशन और सैंपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी बताते हैं पीयूष, अभी बताते हैं, एक बार समझाता हूं साथ के साथ, आप लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। थोड़ा जल्दी लिखना है ना। लिख लिया, चलिए ये भी लिख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि कौन सा जो है नॉन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो नॉन मैथमेटिकल में या नॉन एल्जेब्रिक में कौन आएगा, मीडियन और मोड आएगा। ठीक है, 4th पॉइंट बिल्कुल बताएंगे पूर्वी, चारों पॉइंट वापस क्लियर करूंगा। एक बार आपने लिख लिया क्या, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आपने लिख लिया क्या। सेंट्रल टेंडेंसी लिखा हुआ है ऊपर, है ना। चलिए,
सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है अधिकतर, मोस्ट कॉमनली यूज सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, तो याद रखना है अर्थमेटिक मीन है। अभी बात करेंगे यार मोहित, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बिल्कुल ही अफेक्ट होता है अर्थमेटिक मीन। आप लोगों ने लिख लिया क्या? पहले ये एक बार मुझे बता दीजिए ताकि कंफर्मेशन हो जाए और फिर हम आगे बढ़े। चलिए देखिए, फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट मैं दोनों को वापस रिपीट कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंट को आप एक बार के लिए भूल जाओ, केवल आप एक सिंपल एग्जांपल याद रखो कि हम गए, ऑब्जर्वेशन लिया, हमने 3 ऑब्जर्वेशन ली। कितनी ऑब्जर्वेशन ली? 3 ऑब्जर्वेशन। इसके लिए मैंने कहा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अर्थमेटिक मीन को हम किन से इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से। एक्स बार का क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने कितनी ऑब्जर्वेशन लिया। तो ऑब्जर्वेशन हमने कितनी लिए? 3 लिए, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएगी? 3। समेशन एक्स बचपन में मुझे सिखाया गया था, समेशन एक्स का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो उनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। यानी x1 को s2 से, x2 को x3 से हमें क्या करना है? जोड़ना है। x1 हमारे लिए क्या है? 2 है, x2 क्या है? 3 है, x3 क्या है? 4 है। यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 हम कर देंगे तो 9 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा आपका? 3। यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स बार की? 3। यहां तक समझ में आया? ये क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर मुझे अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेना है। क्या लेना है? डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये हमारे लिए क्या है? एक्स वैल्यूज है। क्या है? एक्स वैल्यू। एक्स बार की वैल्यू हमारे लिए कितनी आएगी? 3। डेविएशन का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। क्या होता है डेविएशन का मतलब? x माइनस एक्स बार। डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, की अर्थमेटिक मीन से हमें माइनस करवाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अगर इसके लिए देखें तो x की वैल्यू कितनी है? 2। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3। इस केस में कितना हो जाएगा? यहां भी 3, यानी 3 माइनस 3। यहां पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3। यहां तक समझ में आया? अगर हम इसको देखते हैं तो 2 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है? माइनस का 1। 3 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है? 0। 4 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता है? प्लस 1। क्लियर है? यहां पर बचपन में मुझे सिखाया गया था, मुझे समेशन करना है, मुझे इस अर्थमेटिक मीन का क्या करना है? समेशन लेना है। समेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, डेविएशन फ्रॉम द समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो वैल्यूज आ गई। अब इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो क्या नहीं हो जाएगा हमारा? समेशन फ्रॉम द डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो -1 से +1 क्रॉस हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी इसकी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0। तो यहां पर मैं कह भी सकता हूं कि समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल बी 0। आप देखिए क्या ऐसा है क्या? यहां पर देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन क्या होता है? 0। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर अगर मैं से ये कहा जाता कि जो डिवीजन में निकाल रहा हूं उस डेविएशन का मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। मतलब x माइनस एक्स बार का मुझे क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। और उसका जो समेशन आएगा, जो जनरली x बार की वैल्यू है उससे क्या आता है? कम आता है। तो जैसे 2 माइनस 3 करते हैं तो कितना आता? माइनस का 1। और इस -1 का स्क्वायर करता तो क्या आता? 1। इसका 0 आता तो 0 का स्क्वायर करता तो क्या आता? 0। इसका 1 आता, 1 का स्क्वायर करता तो क्या आता? 1। अगर मैं इसको जोड़ता तो 1 और 1 कितने हो जाते? 2। तो समेशन x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आती? 2। और 2 किससे छोटा है? जो मैंने x बार कैलकुलेट किया था उससे क्या है? ये छोटा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है? मिनिमम होता है। यानी समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होता है? मिनिमम होता है। क्लियर है क्या? समझ में आया होगा दोस्तों। तो एक पॉइंट और आप यहां पर लिख लेना, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये है कि जैसे 2 3 4 दे रखा था, अब 4 की जगह आप 100 लिख दोगे तो जाहिर सी बात है अर्थमेटिक मीन का जो एवरेज आ रहा था कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है,
affected by extreme values, affected by extreme values, affected by extreme values। ठीक है, देखो affected by extreme values का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 3 4, चलिए ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है, इसके अलावा अगर मैं एक और आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यूज है, जैसे कि x बराबर आपको दे रखा है 8, ठीक है, 9 एंड 10। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है, जैसे मान लो 8 आ रहा है 3 बार, 5 बार और 2 बार, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट दी अर्थमेटिक मीन। आपको आता है किस तरीके से कैलकुलेट करना, एक बार कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। आपको वैल्यूज दे रखी है 8, 9, 10 और फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 3 बार आया, 9 जो है 5 बार आया और 10 जो है वो 2 बार आया। इस केस में अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इस केस के अंदर अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इस केस के अंदर अर्थमेटिक मीन कितना होगा। तो अगर बच्चों इस प्रकार के अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, उस केस में आपको घबराना नहीं है। अगर इस f को इस x से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन fx आ जाएगा, समेशन fx आ जाएगा। जैसे कि 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 24, 9 को 5 से करते हैं तो कितना आएगा 45, 10 को 2 से करते हैं तो कितना आएगा 20, ठीक है।
ये वैल्यू जो है क्या कहलाएगी, समेशन एफ एक्स कहलाएगी। अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 4 2 6 और 2 8 8, यानी कितना हो जाएगा हमारा 89। अब वहां पर हम बात करते हैं कि एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे 8 कितनी बार आया, 3 बार, 9 कितनी बार आया, 5 बार, 10 कितनी बार आया, 2 बार। तो यहाँ पर जो एन है वो एन किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर, टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 और 5 8, 8 और 2 10। अगर इसके लिए मैं एक्स बार की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ एक्स कितना रहा है 89 डिवाइडेड बाई 10 8.9। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। फटाफट विद इन 1 मिनट जो है आप इसको भी लिख लीजिए। समझ में आया या नहीं आया, एक बार पूछ लेना भाई, है ना। विक्रम, पूजा, पूर्वी, मोनू, पीयूष, मीनाक्षी, दैट इज क्लियर। चलिए, लिख लिया। इसके बाद में सेकंड जो आता है हमारा वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन इज द इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एएम। एएम का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। या हार्मोनिक मीन बराबर जो है 1 अपॉन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, और इसका यूज जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। हार्मोनिक मीन इज यूज इन द स्पीड या रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, टू डिटरमाइन स्पीड, रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस। जो बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो किस प्रकार के मीन की नेचर का होता है, हार्मोनिक मीन। यानी आप कितनी स्पीड पर बाइक चला रहे हो वो कैलकुलेट किया जाता है कौन से मीन से, हार्मोनिक मीन से। और हार्मोनिक मीन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन का मतलब 1 डिवाइडेड बाई अर्थमेटिक मीन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का यूज कहाँ किया जाता है, स्पीड में किया जाता है, रेट ऑफ चेंज में किया जाता है और डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक पॉइंट आप ये मेंशन कर लीजिए। इसके बाद है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन इज द, जिसको हम डिनोट करते हैं GM इज द एन x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई xn। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं थ्योरेटिकल रूप में, जियोमेट्रिक मीन बराबर जो है इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ डाटा, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ डाटा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वैल्यू दे रखी है 2 3 एंड 4। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये है आपका जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, एक बार आप इसको लिखो जियोमेट्रिक मीन को, जियोमेट्रिक मीन बराबर, और एक और यहां पर लिख लेना, इफ
नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये हो गया कि जियोमेट्रिक मीन जो है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखे ना, इफ जीरो वैल्यू is present in, if zero value present in observation, then geometric mean is zero। ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लो, ठीक है। देन जियोमेट्रिक मीन इज जीरो। हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन कहा जाता है। यानी अर्थमेटिक मीन का जो 1/, अर्थमेटिक मीन है उसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। इसका यूज स्पीड में, रेट ऑफ चेंज में और डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जियोमेट्रिक मीन जो है nth रूट ऑफ गिवन वैल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। और जियोमेट्रिक मीन जो है, जैसे एग्जांपल 2, 3, 4 का हमें जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब x की जगह हम क्या लिख देंगे? 2, x2 की जगह 3 और x3 की जगह 4 लिख देंगे। इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3 है। अब कहा गया है कि यदि इफ जीरो वैल्यू प्रेजेंट इन द ऑब्जर्वेशन देन जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? जीरो। कैसे? जैसे मान लो, जैसे आपको दे रखा हो 2, 2, 3, 4 और 0 दे रखा है। अब आपको क्या करना है? जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। जियोमेट्रिक मीन के अंदर आगे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 4। उसके अंदर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0। अब जब 0 इन सबसे गुणा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब जब गिवन वैल्यू में क्या प्रेजेंट हो? 0 प्रेजेंट होता है, तो उस केस में जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू भी क्या आती है? 0 आती है। यदि अगर मान लीजिए आपको गिवन वैल्यू में अगर कोई माइनस है, तो उस केस में आप जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और एक और यहां पर याद लिख लेना, यूज के अंदर जो है 2 वर्ड लिख लो। इसका यूज किया जाता है रेशो डाटा के लिए, रेशो डाटा के लिए, इंडेक्स वैल्यू के लिए, रेशो डाटा के लिए, इंडेक्स वैल्यू के लिए, या रिलेटिव ग्रोथ ऑफ, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बैक्टीरिया और सेल्स। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। यूज इन द रेशो डाटा, इंडेक्स वैल्यू या रिलेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बैक्टीरिया और सेल्स। ठीक है, लिखा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जियोमेट्रिक मीन जो है, वो जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या है कि n पावर ऑफ द जितनी भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जियोमेट्रिक मीन अगर मान लीजिए हम निकालते हैं और वैल्यू अगर 0 दे रखी है, किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 दे रखी हो, तो जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है? वो भी क्या होती है? 0। अगर वैल्यूज में अगर एक नेगेटिव है तो जियोमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जियोमेट्रिक मीन का यूज कहां किया जाता है? इसका यूज कहां किया जाता है? याद रखना है, रेशो डाटा के लिए, इंडेक्स वैल्यू के लिए और रिलेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर कोई सेल या फिर कोई बैक्टीरिया के लिए। जबकि आपके हार्मोनिक मीन का यूज डिस्टेंस के लिए या फिर आपके स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि अर्थमेटिक मीन जहां आपको एवरेज निकालना हो वहां पर यूज किया जाता है। एक बार आप इन सबको पढ़ के आइएगा। कहीं भी और कोई कंफ्यूजन हो तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है भाई। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा प्यार से इसको समझने की कोशिश करना, है ना। ये एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर की तरह नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट जो है इसमें ज्यादा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।